₹290 प्रति क्विंटल में गन्ना खरीदेगी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ निर्णय। राज्यपाल ने कहा कि सकारात्मक सोच से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव। छत्तीसगढ़ मेंटल हेल्थ काउंसिल के कार्यक्रम का उद्घाटन। राजधानी रायपुर में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल शुरू, 50 बिस्तरों की व्यवस्था भी। और आजादी का अमृत महोत्सव में लोगों को बताई जा रही है आजादी के संघर्ष की दास्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर ₹290 प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। आज के कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब ₹290 प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश ₹2.90 प्रति क्विंटल और दिया जाता है, और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको ₹275.50 प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा, अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने और गन्ने के जल्द भुगतान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इससे किसानों को लाभ होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि सकारात्मक सोच से मन को ऊर्जा मिलती है और असाध्य बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। कोरोना काल में संक्रमण से ग्रसित मरीजों से बातचीत कर उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया, जिससे उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता कम पड़ी और वे आइसोलेशन में ही स्वस्थ हो गए। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ मेंटल हेल्थ काउंसिल के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने मेंटल हेल्थ काउंसिल के छत्तीसगढ़ चैप्टर का वर्चुअल शुभारंभ किया। विमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस वेबिनार का आयोजन किया। राज्यपाल ने कहा कि आज की परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए वे सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए कुलपतियों को एक पत्र भी लिखेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं के कारण आमजनों को घर से कार्य करने पड़ रहे हैं। इन सब परिस्थितियों के कारण मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। ये परिस्थिति महिलाओं, पुरुषों, बच्चों एवं बुजुर्गों में भी दिखाई दे रही है।
आज मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए अंधविश्वास के चलते झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं। उनके लिए विशेष रूप से काउंसलिंग शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि एक महिला होने के नाते इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ऐसी ही महिलाओं का पता लगाकर आपकी संस्था द्वारा इन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की अगर टिप्स दी जाती हैं तथा उन्हें समझाया जाता है तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। इस अवसर पर वेबिनार में डॉक्टर हरबीन अरोरा, डॉक्टर सौम्या गोयल, डॉक्टर जेसी अजवानी और डॉक्टर वर्षा वरवंडकर सहित देश व प्रदेश के मनोचिकित्सक, शिक्षाविद, विद्यार्थी वर्चुअली जुड़े हुए थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मंगलवार को गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा की महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों ने भेंट कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राज्यपाल ने उनकी समस्याओं को सुना और तत्काल महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से दूरभाष पर चर्चा की और समूह की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने समूह को अपने निवास स्थान में भेजने का आग्रह करते हुए उनकी समस्याओं को जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाया। समूह के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वे रेडी टू ईट बनाने का कार्य लंबे समय से कर रही थीं, लेकिन कुछ महीनों से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही ये काम भी वापस ले लिया गया है, जिससे जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना काल में उन्होंने राज्यपाल से अपनी समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में यशोदा, गौरी, प्रेमशीला, मालती सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत 2 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये टीके इस माह सभी राज्यों को दिए जाने वाले टीकों के अतिरिक्त हैं। वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड महामारी भारत में स्थानिक रूप से प्रवेश कर सकती है। स्थानिक स्थिति वो स्थिति होती है जिसमें आबादी को संक्रमण के साथ ही जीना होता है, जहां संक्रमण का फैलाव निम्न और मध्यम स्तर का हो सकता है। भारत में निर्मित कोविड रोधी टीके को मंजूरी दिए जाने पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि संगठन का तकनीकी विशेषज्ञ समूह कोवैक्सीन की चिकित्सीय क्षमता से संतुष्ट होगा और सितंबर के मध्य तक इस टीके को मंजूरी मिल सकती है। प्राइवेट मीडिया के साथ साक्षात्कार में सुश्री स्वामीनाथन ने कहा कि भारत के आकार और जनसंख्या के मद्देनजर अभी ये कहना मुश्किल है कि भारत में कोविड महामारी जारी रह सकती है और विभिन्न हिस्सों में इसकी स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि 2022 के अंत तक विश्व के देश 70% तक कोविड टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और तभी स्थिति सामान्य होने की उम्मीद की जा सकती है। बच्चों में कोविड संक्रमण के बारे में उन्होंने कहा कि अभिभावकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों पर कोविड का असर बहुत हल्का होता है। राजधानी रायपुर में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल आयुर्वेदिक कॉलेज में मंगलवार से विधिवत प्रारंभ हो गया। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने 50 बिस्तर वाले इस अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ के साथ पूजा पाठ कर इस अस्पताल का शुभारंभ किया। विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि रायपुर पश्चिम के आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए 50 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ सुविधा युक्त आधुनिक वार्ड एवं NICU की चिकित्सीय सुविधा के साथ शुभारंभ किया गया। इसी तरह गुड़ियारी स्थित हमर अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा शुरू की गई। हनुमान मंदिर के पुजारियों ने इस अवसर पर पूजन किया। श्री उपाध्याय ने बताया कि डीडी नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 61 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। बच्चों का हॉस्पिटल चालू किया, जिसमें कोविड की तीसरी लहर को भी ध्यान में रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का हॉस्पिटल या मेकाहारा है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा पैसा देके गरीब आदमी को जाना पड़ता था। वहाँ भी नए सिरे से 0 से लेकर 14 साल के बच्चों का इलाज अब मुफ्त में होगा और बड़ी बड़ी बीमारी जिसमें लाखों रुपया खर्च होते थे वो सरकार के द्वारा मुफ्त में इलाज किए जाएंगे। हमारा अस्पताल गुड़ियारी में सोनोग्राफी मशीन की अधिक जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए एक अत्याधुनिक मशीन का शुभारंभ आज किया गया।
श्री उपाध्याय ने बताया कि सोनोग्राफी सुविधा की शुरुआत होने से गुढ़ियारी तथा उसके आसपास के क्षेत्र जैसे खमतराई, श्रीनगर, शिवानंद नगर समेत आसपास रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बसों के परमिट संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन और सरलीकरण करते हुए विभागीय वेबसाइट परिवहन.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लोगों को कार्यालय आना नहीं पड़ेगा और अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं बढ़ने से कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोका जा सकेगा। बस परमिट संबंधी आवेदन लोगों द्वारा ऑनलाइन किसी भी समय किया जा सकता है, जिससे समय की बचत भी होगी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में नवीन स्थायी अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन 24 अगस्त से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। निर्धारित की गई प्रक्रिया से नवीन अनुज्ञा पत्र के आवेदक गण कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के बजाय सीधे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। बसों के परमिट के लिए आवेदन करते समय संबंधित मार्ग एवं वाहन का कर प्रमाण पत्र, मार्ग का नक्शा एवं दूरी प्रमाण पत्र, वाहन स्वामी द्वारा धारित अनुज्ञा पत्रों एवं वाहनों की जानकारी, वाहन स्पेयर में होने का शपथ पत्र, जीपीएस सर्टिफिकेट और स्पीड लिमिट डिवाइस सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा विभागीय वेबसाइट में दी गई है। आवेदन के बाद आवेदक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। सभी दस्तावेज आवेदक को स्व प्रमाणित करने होंगे। आजादी की 75वीं सालगिरह को इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के कुरुद में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कहानियों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो तथा पत्र सूचना कार्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइकॉनिक वीक के रूप में मनाए जा रहे इस प्रदर्शनी में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा और कहानियां प्रदर्शित की गई हैं। कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी में छत्तीसगढ़ का योगदान भी किसी प्रदेश से कम नहीं है। राष्ट्र के सामने रखी, उसके लिए एक मानसिकता का निर्माण हो, उस संघर्ष की पृष्ठभूमि को लोग जाने कि ये बहुमूल्य आजादी हमको कैसे मिली। जब हम इन बातों को साल भर देख लेंगे और अगले साल जब हम इसको मनाएंगे तो मेरे ख्याल से मुझे लगेगा कि प्रत्येक आदमी ये शपथ लेगा कि इस राष्ट्र को महान बनाएंगे नागरिक जिम्मेदारी के साथ, और अगली पीढ़ी तक स्वतंत्रता संघर्ष को पहुंचाने के लिए एक बेहतर उपकरण ये प्रदर्शनी साबित होगी। वहीं कार्यक्रम संयोजक शैलेश फाये ने बताया कि इस दौरान खेल प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़, बालक बालिका एवं महिला वर्ग में कबड्डी आदि का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यतः हमने 4 खंड रखे हैं, जिसमें से पहला खंड है महात्मा गांधी का जीवन और कृतित्व, दूसरा खंड है सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जीवन एवं कृतित्व, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एवं कृतित्व, चौथा खंड अत्यंत विशेष है जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों का दर्शन करवाने का प्रयास किया है। उनके जीवन एवं कृतित्व के बारे में यहाँ के लोगों को हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस चित्र प्रदर्शनी के दौरान प्रतिदिन शाम को हमारे लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही इन 3 दिनों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेल कूद की प्रतियोगिताएं, देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता इत्यादि कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी तरह महासमुंद जिले में भी 23 अगस्त से 26 अगस्त तक इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रागनी लोक कला मंच सड्ढू रायपुर के कलाकारों द्वारा महासमुंद जिले के 5 ब्लॉकों के गांव-गांव जाकर अपनी लोक कला लोकगीत के माध्यम से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम कल्चर के थ्रू, जैसे हमारा डिपार्टमेंट नर युवा केंद्र है, हम मोस्टली स्पोर्ट्स वगैरह और ये सब फिटनेस के थ्रू हम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, यूथ में मोबिलाइज कर रहे हैं।
लेकिन ये जो हमारी एक छोटी सी कोलैबोरेशन हुई है, ये हम मॉनिटर कर रहे हैं NYKS के जितने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स हैं, ये रीजनल आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि कल्चर, डांस और सिंगिंग के थ्रू जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, डांस की, सिंगिंग का जो कल्चर है, उसको हम किस तरह से आज के ज़माने में जब लोग इतना माइग्रेट कर रहे हैं, पुराने कल्चर्स को किस तरह उनके साथ जोड़ कर रख सकते हैं हम। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम मास में कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं। वहीं रागनी लोक कला मंच के सदस्य का कहना है कि हम अपने डांस व गीत के माध्यम से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान की कहानी लोगों को बता रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग गांव-गांव में जाकर हमारे देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सभी को वही बता रहे कि हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किए हैं, और उसकी बदौलत हम आज यहाँ पर जो भी मनोरंजन कर रहे हैं उसकी खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम से की थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।